नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष 26 जुलाई 2024 को हमारे देश ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। इसलिए इस विशेष अवसर पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है वीर बेटे। अपनी इस कहानी को मैं समर्पित करती हूँ अपने सभी बहादुर सैनिकों को, जिनकी बदौलत हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं और सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। पूरब से उगते हुए सूरज के धीमे धीमे कदमों की आहट के साथ वीरता के प्रतीक अपने प्रिय केसरिया रंग से आसमान के आंचल को निखरते हुए देखकर जिसे रोज़ाना असीम शांति का अनुभव होता था, वो शौर्य आज प्रभात की मनोरम बेला में सुकून से एकाग्र होकर ध्यान में बैठने की जगह बरामदे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। नाश्ते का समय होने पर भी जब शौर्य घर के अंदर नहीं आया, तब उसकी माँ रत्ना जी ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद नाश्ता करूँगा माँ कहकर उनकी बात टाल दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज़ की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हो। आखिरकार कुछ देर के बाद जैसे ही शौर्य के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी, उसने व्यग्रता से मोबाइल की स्क्रीन को देखा, जो 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित होने की सूचना दे रहा था। अपना परिणाम देखने के लिए शौर्य ने जैसे ही संबंधित वेबसाइट खोलना चाहा, तो ये देखकर हैरान हो गया कि वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। ओफो, लगता है पूरी दुनिया एक साथ ही परिणाम देखने बैठ गई है। झल्लाते हुए शौर्य ने अपने आप से कहा, अरे बेटा, तुमने इतनी मेहनत की है तो परिणाम अच्छा ही आएगा। अब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, वरना तुम्हारी माँ किसी को भी नाश्ता छूने नहीं देगी। ये आवाज़ उसके पापा राकेश जी की थी। उनकी बात सुनकर बुझे हुए मन से शौर्य डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और नाश्ते के लिए बैठ गया। अभी वो पहला कौर मुंह में डाल ही रहा था कि उसके दोनों पक्के दोस्त विनय और सूरज वहां पहुंच गए। विनय ने शौर्य के हाथ से खाने का कौर छीना और सूरज ने उसके मुंह में बड़ा सा लड्डू डाल दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वैसे ही मेरा मिजाज ठीक नहीं है, शौर्य कुछ नाराज़गी से बोला। अपना मोबाइल शौर्य के हाथ में रखते हुए सूरज ने कहा, तो अब ठीक कर लो मिजाज मिस्टर टॉपर। सूरज की बात सुनते ही शौर्य ने जल्दी से उसके मोबाइल में पहले अपना और फिर अपने दोस्तों का परिणाम देखा। फिर उसने अपने दोनों दोस्तों को गले से लगा लिया। शौर्य के साथ साथ सूरज और विनय भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गए थे। रत्ना जी ने बिना देर किए तीनों बच्चों का मुंह मीठा करवाया। अपने बेटे की इस सफलता को देखकर उनकी और राकेश जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तत्काल राकेश जी पड़ोसियों के घर मिठाई के साथ साथ इस खुशी को बांटने के लिए निकल गए। अब तो भाई आपका बेटा बड़ा अफसर बनेगा, ठाठ हो जाएंगे आपके तो, एक पड़ोसी ने कहा तो राकेश जी बस मुस्कुरा दिए। घर पहुंचने पर उन्होंने शौर्य को बुलाकर पूछा, तो बेटे, अब आगे के लिए तुमने क्या सोचा है? पापा, मैं सेना में जाना चाहता हूँ। मैंने एनडीए का आवेदन पत्र भर दिया था। अगले महीने ही उसकी परीक्षा है। शौर्य की बात सुनकर राकेश जी हक्के बक्के रह गए। कहाँ वो अपने बेटे को बड़े पद पर अफसरी करते हुए देखना चाहते थे और कहाँ वो सैनिक बनना चाहता था। खुद को संयत करते हुए उन्होंने किसी तरह शौर्य से कहा, तुमने ठीक तरह से इस विषय में सोचा है ना बेटे? सेना की नौकरी मजाक नहीं है और ना ही आसान है। हाँ पापा, मैंने सोच लिया है। मैं अपने देश की सेवा एक सच्चा सैनिक बनकर करना चाहता हूँ। जब माँ बचपन में मुझे वीर क्रांतिकारियों की कहानियाँ सुनाती थी, तब से ही मैंने ठान लिया था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा।
कि एक दिन मेरा देश मुझ पर गर्व करे। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना पापा? शौर्य ने दृढ़ स्वर में कहा। राकेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पास ही खड़ी रत्ना जी ने भी बेटे के फैसले पर अपनी सहमति दे दी थी। उधर सूरज और विनय के घर में जैसे ही ये बात पता चली कि वो दोनों भी शौर्य के साथ एनडीए की परीक्षा देने वाले हैं, वहाँ कोहराम ही मच गया। सब शौर्य पर आरोप लगा रहे थे कि उसने ही इन दोनों को बिगाड़ दिया है। क्या रखा है आखिर सेना की नौकरी में? जान का खतरा तो अलग से है ही। लेकिन विनय और सूरज की जिद के आगे सभी को झुकना ही पड़ा। तीनों दोस्त जोर शोर से दिन रात परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे। आखिरकार उनकी परीक्षा की तिथि भी आ गई। परीक्षा देने के पश्चात केंद्र से निकलते हुए उन तीनों के चेहरे देखकर कोई भी बता सकता था कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। कुछ महीनों के बाद जब लिखित परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार और शारीरिक मापदंड को मिलाकर अंतिम परिणाम आया, तब तीनों दोस्तों का चयन एनडीए के लिए हो चुका था। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। राकेश जी और रत्ना जी के अलावा बाकी सभी लोगों ने भारी मन से उन तीनों को सैन्य अकेडमी के लिए विदा किया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। शौर्य, विनय और सूरज अब सेना में अफसर बन चुके थे। उनकी काबिलियत और बहादुरी देखकर उन्हें पहली ही पोस्टिंग कश्मीर में मिली। आए दिन होने वाले आतंकवादी हमलों ने धरती के स्वर्ग को नरक बना दिया था। शौर्य, विनय और सूरज की टुकड़ी ने कई आतंकवादियों को मारने में और कुछ को जिंदा पकड़ने में सफलता पाई थी। उनकी सफलता की खबरों से उन तीनों के परिवार वाले गर्व महसूस करते थे। साथ ही हर रात वो एक डर के साथ सोते थे कि न जाने अगली सुबह क्या खबर लाएगी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सैनिकों के शहीद होने की खबर सुनते ही उनका दिल बैठने लगता था। उधर तीनों दोस्त पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से देश सेवा में लगे हुए थे। एक रात गश्ती करते हुए शौर्य को खबर मिली कि एक घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। वो अपनी टुकड़ी के साथ उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुलने की जगह अंदर से आवाज़ आई, अगर किसी ने यहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की तो सभी घर वालों को मार दिया जाएगा। ये सुनकर शौर्य रुक गया। वो आम जनता को किसी भी तरह की क्षति से बचाना चाहता था। सूरज और विनय भी तब तक वहाँ आ चुके थे। उस समय उन्होंने वहाँ से हटने में ही अपनी भलाई समझी। खिड़की की ओट से उन्हें जाता हुआ देखकर एक आतंकी ने अपने मुखिया को सब ठीक होने की खबर दी, जिसे सुनकर सबने राहत की सांस ली। वहाँ से वापस लौटने के बाद शौर्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर तत्काल एक योजना बनाई। योजना के अनुसार थोड़ी देर के बाद विनय सादे कपड़ों में कुछ सैनिकों के साथ वापस आकर वहीं छुपकर उस घर पर निगरानी करने लगा और अवसर मिलते ही घर के आसपास का जायजा लेकर उसने शौर्य को सूचना दे दी। साथ ही जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे उसके ठीक बगल वाले घर के लोगों को भी उसने मदद के लिए मना लिया। आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर घुप अंधेरा पसरा हुआ था। उस घर से अब तक कोई बाहर नहीं आया था। शौर्य ने सूरज की मदद से एक स्थानीय निवासी का वेश बनाया। अब वो दोनों कुछ सैनिकों के साथ सादे कपड़ों में छुपते छुपाते फिर से उस घर की तरफ चल पड़े। सूरज सैनिकों के साथ बगल वाले घर में चला गया और उसकी छत से इस घर की छत का जायजा लेने के बाद यहाँ कोई खतरा न पाकर इस घर की छत पर आ गया जहाँ आतंकी छुपे हुए थे। शौर्य एक बार फिर से घर के दरवाजे पर खड़ा था, मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि सब कुछ योजना के अनुसार हो। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर अंदर मौजूद आतंकवादियों के कान एक बार फिर खड़े हो गए। उन्होंने घर वालों को धमकाते हुए पूछा, क्या किसी ने बाहर कोई सूचना भेजी है?
सब ने ना में सिर हिला दिया और डरे सहमे बैठे रहे। एक आतंकी ने जाकर चाबी के लिए बने हुए छेद से देखा तो सामने शौर्य खड़ा था। साधारण कपड़ों में बदले हुए वेश में वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अंदर आकर उस आतंकी ने कहा, लगता है इनका कोई रिश्तेदार आया है, अब क्या करें। उनके मुखिया ने कुछ सोचकर उन घर वालों में से एक लड़के अली को उठाया और कहा, जाओ दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसे भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ हैं। हम तुम्हारी अम्मी को लेकर अंदर के कमरे में जा रहे हैं। कोई होशियारी मत करना और कोशिश करना कि वो जल्दी चला जाए। जब अली ने दरवाज़ा खोलकर शौर्य को देखा तो उसे नितांत अजनबी पाकर वो पूछने ही वाला था कि आप कौन हैं, तभी शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए सेना का अपना पहचान पत्र दिखा दिया। अब अली को भी थोड़ी हिम्मत मिली। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, अब्बू, हमारे बहादुर चचा जान शिकार से वापस आ गए हैं। अली की ये बात सुनकर एक पल के लिए उसके अब्बू चौंके कि अली ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया देते, अली की बहन उज़्मा समझ गई कि अली क्या कह रहा था। उसने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा, अरे वाह, चचा जान आ गए हैं, मेरे लिए कितने तोहफे लाए होंगे। उज़्मा की बात सुनकर उनके अब्बू भी अब समझ गए कि उनके परिवार के लिए कोई मदद आ गई है। मन ही मन उन्होंने अपने बच्चों की होशियारी की दाद दी और उज़्मा से बोले, जाओ बेटी उज़्मा, अपने अली भाई के साथ मिलकर चचा जान के लिए खाने का इंतज़ाम करो, वो थके हुए होंगे। इन बातों को सुनकर आतंकवादियों को यकीन हो गया कि सचमुच उनका कोई रिश्तेदार आया है। शौर्य अली के साथ घर के अंदर आ चुका था। उसने आंखों के इशारे से आतंकवादियों के बारे में पूछा तो उज़्मा ने नज़र एक कमरे की तरफ घुमा दी। अब शौर्य अली और उज़्मा के साथ बैठकर उन्हें शिकार की झूठी कहानियों को सुनाने के उपक्रम में लग गया था, ताकि किसी को भी उस पर संदेह ना हो। थोड़ी देर के बाद शौर्य ने पूछा, भाभी जान नहीं दिख रही हैं? अली के अब्बू बोले, वो ज़रा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। शौर्य उनका इशारा समझते हुए बोला, तब तो उनसे मुलाकात सुबह ही हो पाएगी, अगर वो मेरे जाने से पहले जाग गई। अरे अभी अभी तो तुम लौट कर आए हो, इतनी रात में ढंग से बातें करें कि आराम करें, और सुबह ही जाने की बात कर रहे हो। अली के अब्बू कुछ नाराज़गी जताते हुए बोले। शौर्य ने ज़रा तेज आवाज़ में उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, जाना ज़रूरी है भाईजान, अगले हफ्ते आकर मैं आराम से यहाँ रहूँगा। शौर्य की बात सुनकर अंदर बैठे आतंकियों को भरोसा हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है। चलो अब हम सब भी आराम करें। शौर्य के कहते ही अली बत्तियाँ बंद करने के लिए बढ़ गया। जैसे ही बत्तियाँ बंद हुई, शौर्य ने अली को टोकते हुए फिर कहा, ओफ़ो अली बेटे, तुमसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि घर में पूरा अंधेरा नहीं होना चाहिए, एक चिराग हमेशा जलते रहना चाहिए, वरना घर पर बुरी रूहों का साया पड़ जाता है। ये सुनकर उज़्मा ने एक छोटा सा चिराग हॉल में इस तरह जला दिया कि आतंकवादियों के कमरे का दरवाज़ा देखा जा सके। महज एक चिराग से भला क्या खतरा हो सकता है, ये सोचकर आतंकी भी निश्चिंत थे। शौर्य एक खास अंदाज में सीटी बजाते हुए अली के साथ उसके कमरे में चला गया। सीटी की आवाज़ सुनकर घर के आसपास मौजूद सूरज और विनय दोनों ही शौर्य का इशारा समझ गए। सूरज छत के रास्ते से धीरे धीरे अपनी टुकड़ी के साथ घर के अंदर आया और उधर विनय ने दरवाजे पर मोर्चा संभाल लिया। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी कि अली की अम्मी उन आतंकवादियों के कब्जे में थी। बहुत सोच विचार कर शौर्य ने अली के कान में कुछ कहा। अली उज़्मा के कमरे में गया और शौर्य की कही हुई बात उसे बताई। थोड़ी देर के बाद उज़्मा ज़ोरों से चिल्लाई, अम्मी जल्दी आओ, बचाओ मुझे। उसकी आवाज़ सुनते ही अंदर आतंकवादियों के साथ बंद उनकी अम्मी घबरा गई। उन्होंने रोते हुए आतंकवादियों से कहा,
आपने तो सारी बातें सुनी हैं। यहाँ आप सबको कोई खतरा नहीं है। हम सब आपके खिलाफ जुबान नहीं खोलेंगे। लेकिन इस समय मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दीजिए। वो नींद में अक्सर घबरा जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। ऐसा न हो कि उसकी चीख सुनकर पड़ोस से कोई आ जाए। उनकी बात सुनकर आतंकियों के मुखिया ने अपने एक आदमी से कहा, इनका मेहमान तो सोने जा चुका है, तुम इसके साथ जाओ ताकि ये कोई होशियारी न कर सके। वो आदमी बंदूक के साथ अली की अम्मी को लेकर बाहर निकला और उस्मा के कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ पहले से ही मौजूद सूरज ने उस आतंकी के मुंह पर हाथ रखा और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके सीने में गोलियां दागी जा चुकी थीं। गोली की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद आतंकवादी चौंके और एक झटके में कमरे से बाहर आ गए। तब तक शौर्य ने अली और उसके परिवार को एक कमरे में सुरक्षित बंद कर दिया था और घर का मुख्य दरवाज़ा खोलकर उसने विनय को भी अंदर बुला लिया था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आतंकवादियों को थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया। अब सेना और आतंकवादियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। एक एक करके वीर सैनिकों ने आखिरकार सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन शौर्य, विनय और सूरज के साथ उनके कुछ सैनिक भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए। आतंकवादियों के मरते ही एक सैनिक ने तुरंत दरवाज़ा खोलकर अली के परिवार को बाहर निकाला और उनकी मदद से सभी घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह चारों ओर भारतीय सेना के साथ साथ शौर्य, विनय और सूरज के सूझबूझ की तारीफ हो रही थी कि उन्होंने आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना खतरनाक आतंकवादियों का खात्मा किया। साथ ही देश के साथ साथ वहां की स्थानीय जनता का भी भरोसा जीता। अखबारों और समाचार चैनलों के जरिए शौर्य, विनय और सूरज के परिवार वालों तक भी उनकी वीरता और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किए जाने की खबर पहुंच चुकी थी। उन तीनों के घर वाले बेसब्री से उनके घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही शौर्य, विनय और सूरज कुछ दिनों का अवकाश लेकर अपने अपने घर के लिए चल पड़े। स्टेशन पर मौजूद उनके घर वालों ने उन सभी का शानदार स्वागत किया। विनय और सूरज के परिवार वालों को शौर्य से जो शिकायत थी वो भी अब मिट चुकी थी। उन सब के घर पहुंचते ही बधाई देने के लिए आस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों का तांता लग गया। तीनों दोस्तों के माता पिता को आज अपने बच्चों पर फक्र महसूस हो रहा था कि उनके बच्चों ने अपनी मर्जी से देश सेवा का ये सुंदर और साहसी रास्ता न सिर्फ चुना, बल्कि अपने चुनाव को आज उन्होंने सही साबित करके भी दिखा दिया। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर, पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने देश के प्रति अपना फर्ज ईमानदारी से निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।